अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज जो हम लाने जा रहे हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आज जो हुआ है, हम आपको अंदर की कहानी देंगे। ये बड़ी ही बहुत ही तहलका खेज और अगर आप कह लें कि सनसनी खेज, तो वो ये उस किस्म की कहानी है। और बहुत अंदर आज गर्मा गर्मी हुई है। और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, अगर आप कह लें कि वो बहुत हद तक मामला ज़ातियात पर भी आया और इस किस्म की गुफ्तगू हुई जो आ, कोई शायद ही कभी पाकिस्तान के किसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हुई हो। ये बड़ी ही सख्त आर्गूमेंट्स अंदर एक्सचेंज हुए, बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ एक दूसरे पे। जजेस ने जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल ही एक गैर मामूली इजलास आज हुआ है, जिसमें बिल आखिर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल, दो जूनियर जजेस, एक सिंध हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से, सैयद जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो चौथे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में है सिंध हाई कोर्ट से, उनको लाने में कामयाब रहे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट से जो चौथे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस शाहिद वहीद, उनको भी लाने में कामयाब रहे। 5-4 की अक्सरियत से 4 वोट अगेंस्ट गए इन दोनों जजेस के, जबकि 5 वोट इनके हक में आए। जबकि जस्टिस जो नाम था जस्टिस शफी सिद्दीकी का, उनका नाम 5-4 वोटों से अप्रूव नहीं हो सका। 5 वोटों ने उनका नाम अप्रूव नहीं किया, जबकि 4 वोट उनके हक में आए। ये भी अगेन चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की ख्वाहिश थी इनको लाने की, लेकिन वो नहीं इनको लाने की हद तक पूरी हो सकी। जबकि जो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज मुंतखब हो गए हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर जज जा रहे हैं और उनको 9 के 9 मेंबरान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव किया। और जो सिंध हाई कोर्ट के 6ठे नंबर पे जो पोजीशन पे जो जज थे जस्टिस शफी सिद्दीकी, उनके नाम की अप्रूवल में ना होने में जो मेन किरदार अदा किया वो उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस सरबत जलाल उस्मानी ने किरदार अदा किया। वो उनका ताल्लुक भी सिंध से है और उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की। और अब हम आपको इन तफसीलात में जाते हैं, लेकिन इसमें जाने से पहले हम आपको बता दें, हमने आपको पहले से बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग और ये हुकूमत जो नून लीग की है, ये अपने दोनों वोट बेच चुकी है, अटार्नी जनरल अशतर औसाफ का भी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी। देखिए, अशतर औसाफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो पहले दिन से चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के आदमी काउंट होते थे। इवन के पिछले भी जुडिशल कमीशन के जो मीटिंग में थी, उन्होंने पार्टी लीडरशिप के साथ उसमें काफ़ी हद तक 2 नंबरी की थी। हम इसकी कुछ मालूमात रखते हैं, हम किसी वजह से नहीं बता रहे, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ के लेवल तक इल्म था कि जो अटार्नी जनरल अशतर औसाफ है, उन्होंने क्या 2 नंबरी की है और किस तरह से उन्होंने पार्टी को दगा दिया है। तो इस दफ़ा भी उनका मेन किरदार था ये दगा देने में, लेकिन इस दगे में उनको इस दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ की भी बैकिंग हासिल थी, शहबाज शरीफ साहब की बैकिंग हासिल थी और पार्टी की बैकिंग हासिल थी। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ वो कहते हैं कि वो कन्विंस नहीं थे, लेकिन जब पार्टी ने हुक्म दे दिया कि आप वोट करेंगे सीनियरिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट, आप वोट करेंगे चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के नॉमिनेटेड जजेस को, आप वोट करेंगे जूनियर जजेस को, आप चाहे हमने पिछली दफ़ा इनके खिलाफ वोट दिया, लेकिन इस दफ़ा हम जब दोबारा जूतियों में दाल बटेगी तो हम वो दाल खाने को तैयार हो चुके हैं, तो आप इसलिए जाके इनके हक में वोट करें, अपने पिछले असूल को तोड़ें और भूल जाए हमने क्या इनके ऊपर पहले पोजीशन इख्तियार की थी, अब जाकर वोट करें। तो उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फिर मजबूरी में वोट किया, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने बड़े भारी दिल से ये वोट किया है और वो हम आपको बताएंगे भी अंदर जो गुफ्तगू हुई वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई। तो देखिए, 4 नाम थे जो चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने नामजद किए थे। उनमें एक नाम था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिल्ला साहब, उनका। दूसरा नाम था लाहौर हाई कोर्ट के चौथे सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद जस्टिस शाहिद वहीद साहब का। तीसरे नंबर पर नाम था जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं। जबकि चौथा नाम था जस्टिस शफी सिद्दीकी जो सिंध हाई कोर्ट में
6ठे नंबर पर हैं। ये नाम थे जो जहाँ पर ज़ेरे गौर आए। और उसमें अब हमको बताएं कि जो जब ये नाम सजेस्ट किए गए तो जो जस्टिस एजाजुल हसन है जो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बहुत करीब भी हैं और दोनों कहते हैं कि अमूमन इकट्ठे लंच करते हैं। सीनियरिटी लिस्ट में गो के ये तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की और उनकी बहुत दोस्ती है। और इवन के लास्ट टाइम भी जब इजलास में वो इजलास जिसे कहते हैं अब्रप्टली ख़त्म हो गया था, तो उस पर ये वाहिद जज थे जो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ उठ के वो मीटिंग रूम से चले गए थे, जबकि बाकी मेंबरान ये जोर डालते रहे कि नहीं आप वोटिंग करवाएं, आप ऑर्डर डिक्टेट करवा के जाएं, लेकिन चीफ जस्टिस इजलास छोड़ के निकल गए। तो ये उनके साथ साथ चले गए थे और फिर यही उनके चैम्बर में मौजूद थे जहाँ से प्रेस रिलीज आई। बाकी कोई मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का उनके चैम्बर में नहीं गया था। और फिर ये वो प्रेस रिलीज है जिसके अगेंस्ट फिर 4 खत लिख के जिन्होंने उस प्रेस रिलीज को झुटलाया। और फिर इवन के मौजूद चीफ जस्टिस जब ऑडियो भी रिलीज की तो वो ऑडियो भी उस प्रेस रिलीज को माजरत के साथ झुटला रही थी। तो अब जो जस्टिस एजाजुल हसन थे उन्होंने इस इजलास में इन नामों को जो 4 थे मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नामजद करदा, उन चारों को बगैर कोई रीज़न दिए एज इट इज़ उन्होंने इनके ऊपर अप्रूवल का ठप्पा लगाया। कोई रीज़न नहीं दी कि वो क्यों इनके हक में वोट दे रहे हैं या वो क्या समझते हैं। इसके बाद तो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, इनके जो थी अंदर गुफ्तगू वो भी बड़ी आप कह सकते हैं कि हार्श थी और बड़ी इनकी टोन अग्रेसिव थी। इन्होंने भी मीटिंग में कहा कि ये आप लोग रूल्स बनाए हुए नहीं हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे उठा के लोग ला रहे हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस से क्यों नॉमिनेट करता है कि ये जजेस होंगे, इनको वोट करें अप्रूव करने के लिए। ये सब मिलकर क्यों नहीं डिसाइड करते। ये किस तरीके से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चलता है कि जहाँ पे चीफ जस्टिस का दिल करता है तो वो जिनको मर्जी नामजद कर दें और फिर मेंबरान चुप करके बैठ के उस पर ओके का ठप्पा लगाते रहें। फिर जरा ये बताते हैं कि जो आजम नज़ीर तारड़ साहब थे उनका भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने पिछले इजलास में तो इन नामों को रिजेक्ट किया है, लेकिन इस दफ़ा मैं इन नामों को अप्रूव कर रहा हूँ। जिस पर कहते हैं कि उनको जस्टिस जो मौजूद जस्टिस सरदार तारिक हैं जो कि दूसरे नंबर पे हैं सीनियरिटी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उनसे एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा कि आप बताएं आपने पिछली दफ़ा रिजेक्ट क्यों किया था और इस दफ़ा आप अप्रूव क्यों कर रहे हैं इनके नाम, आप वजह बयान करें। तो कहते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि बस मैं कुछ वजह नहीं बता सकता, मेरे पास कोई वजह नहीं है। मतलब उन्होंने बड़े तरीके से कह दिया कि बस ऊपर से हुक्म आ गया, पार्टी ने हमें बेच दिया, वोट की इज्जत बेच दी, डील कर ली, तो हम ठप्पा लगाने इस इजलास में आ गए। इतनी सी हमारी हैसियत है और हमारी पार्टी का क्या है, वो तो बयानिए बेचने के लिए बनी है। वोट को इज्जत दो के नारे लगाती रही, फिर जाके फौज से डील करती रही। अब एक तरफ फुल कोर्ट ना बनाने पर मोजिस जो अदालत थी सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की, उसका बाइकआउट करती रही, उन पर जानबदारी के बायस के इल्ज़ामात लगाती रही। लेकिन अब हमें उन्होंने हाथ पैर बांध के उन्हीं मौजूद चीफ जस्टिस के आगे डाल दिया और कहा कि नहीं वोट दो, जहाँ पे मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कह रहे थे वोट करने आ गए। यही मतलब उनका कहने का मतलब होगा। उन्होंने अपने मुंह से कहा नहीं, लेकिन उनका अंदाज बता रहा था कि वो यही कहना चाह रहे हैं। फिर जो अब ये तो हुई इनकी बारी, फिर आ गई बारी अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब की, जो इसमें सबसे बड़े जिनका आप किरदार अगर कहें कि मुनाफकाना है तो वो गलत नहीं होगा और डे 1 से मुनाफकाना किरदार है अशतर औसाफ साहब का। उनके चैम्बर को माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के फौजियों के सारे ठेकों के केसेस भी मिलते रहते हैं, तो इसलिए बड़े ज़राए बताते हैं कि उस तरफ उनका बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। तो अशतर औसाफ साहब की जब बारी आई तो उन्होंने कहते हैं कि जी कहा कि वो देखें जी, मैंने सरदार साहब यानी कि उन्होंने जैसे सरदार तारिक मसूद की तरफ इशारा करेगा, पिछली दफ़ा ना आपके साथ बाज़ चीज़ों पर इत्तफाक किया था, बाज़ पर मैंने कोई इत्तफाक नहीं किया था, मेरी एक अपनी राय थी। तो मैंने पिछली दफ़ा डेफरमेंट की बात की थी और मैंने ये किया था, तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया। हालांकि उस ऑडियो वाज़ेह तौर पर सुन जाते हैं कि ये कह रहे हैं कि
अगली दफा जब इजलास बुलाया जाए और नाम नॉमिनेट किए जाए तो उससे पहले क्राइटेरिया और रूल्स बनाए जाए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि किस क्राइटेरिया पर जजेस के नाम नॉमिनेट किए जाते हैं और कैसे उनको नॉमिनेट किया जाएगा और कौन नॉमिनेट करेगा। लेकिन इस दफा इसमें से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अशरफ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने वो जो पिछली दफा सरदार साहब आपसे कुछ चीज़ों पर इतफाक किया था लेकिन मैंने सारों पे नहीं किया था और मेरा ख्याल था कि ये अगली दफा देखा जाना चाहिए मामला। और अब जब अगली दफा आया तो मुझे लग रहा है कि मैं वोट कर दूं, तो मैं वोट कर रहा हूं। मेरी नज़र में चारों के चारों, तीनों जूनियर जजेस भी जिनके पिछली दफा खिलाफ अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर ने मेरे वोट दिया था और मैंने भी दिया था, इस दफा मैं उनके हक में वोट दे रहा हूं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, यू टर्न मैंने ले लिया, इतनी सी बात है, हम तो हैं ही इसी किस्म के। ये उन्होंने किया। फिर जो अख्तर हुसैन साहब थे, उन्होंने जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे से इस इजलास में, उन्होंने फिर बड़ी सख्त गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से जूनियर जजेस लाकर और नॉन सिंधी जजेस लाकर और सिंधी जजेस को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखकर आप सिंध में आग लगा रहे हैं। उन्होंने वर्ड यूज किया अख्तर हुसैन साहब ने कि आप सिंध में आग लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप सिंधियों को छोड़कर गैर सिंधी जजेस ला रहे हैं। आप चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इसलिए सिर्फ नहीं ला रहे क्योंकि वो एक सिंधी जज हैं। इस पर कहते हैं कि मोजिस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने, जो कि चेयरमैन है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के इजलास के, उन्होंने कहा कि देखिए वो सिंधी जजेस के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा सिंधी जज। ये ज़रा बताते हैं कि उन्होंने कहा। इस पर कहते हैं कि जो जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी थे, उन्होंने कहा कि मैं शाहिद वहीद साहब, अतर मिल्ला साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम को तो एंडोर्स कर रहा हूँ, इसके हक में वोट कर रहा हूँ, लेकिन बाकी बात मैं एग्री करता हूँ जो जस्टिस जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब कह रहे हैं कि आप सिंध में आग लगा रहे हैं सिंधी जज ना लाके। और मैं समझता हूँ कि सिंध के जस्टिस अकील अब्बासी जो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं, उनके आउटस्टैंडिंग केस डिस्पोजल रेट है, उनकी जजमेंट्स बहुत अच्छी हैं, ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट जज। लेकिन क्योंकि सिर्फ वो सिंधी हैं तो उनके साथ ये अगर रवैया अख्तियार किया जा रहा है, तो मैं इसलिए नहीं समझता कि मैं छठे नंबर के जज के हक में वोट कर दूं जस्टिस शफी सिद्दीकी के, लेकिन मैं तीसरे नंबर के जज को इग्नोर कर दूं जस्टिस अकील अब्बासी को। तो मैं जस्टिस शफी जो सिद्दीकी हैं मोअज़्ज़ज़ जज, उनके हक में वोट नहीं कर रहा। इसके बाद कहते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बारी आ गई। उन्होंने कहते हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि आपने कहा कि जी ये पिछले इजलास की कंटिन्यूटी है, तो पिछले इजलास में तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का नाम था, वो इस इजलास में क्यों नहीं है? पिछले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के 7वें नंबर के जज जस्टिस फुलपुटो का नाम भी था, वो इस इजलास में क्यों नहीं आपने पेश किया नामजदगी में? जस्टिस अतर मिल्ला का नाम पिछले इजलास में नहीं था, वो इस इजलास में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिछले इजलास की कंटिन्यूटी है? ये तो आप खुद गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप इस अंदाज में, जिस अंदाज में आप सीनियर जजेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको कॉम्पिटेंट नहीं समझते। हालांकि वो तमाम जजेस बहुत कॉम्पिटेंट हैं और उनकी इंटेग्रिटी पे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एक बात बताइए चेयरमैन साहब कि आप सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को नामजद ना करके, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि वो इतने अच्छे जज नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकें? तो अगर वो इतने अच्छे जज नहीं है तो हमने पाकिस्तान के दो सबसे बड़े सूबों पंजाब और सिंध के अवाम को ऐसे जजेस की रहमो करम पर छोड़ दिया हुआ है जिनको आप समझते हैं कि वो इतने काबिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट आ सकें।
हालांकि मैं तो समझता हूँ वो काबिल हैं, आप पता नहीं क्यों नहीं समझते। फिर कहते हैं कि जैसे सरदार तारिक मसूद ने जो, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, जो मेरे लिए बड़ा इंप्रेसिव होता है हमेशा, कि वो बड़ी अच्छा एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने वो कंपैरिजन भी वहाँ पे दिखाया कि किस तरह से जो जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको जो नज़रअंदाज किया जा रहा है उनका, और जो जजेस नामजद किए जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट से, उनका आपस में क्या तकाबला है, दोनों के, यानी कि दोनों साइड्स के केसेस का क्या रेशो है, कौन कितना अच्छा केसेस सुनता है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी हैं वो टैक्स लॉ के एक्सपर्ट जज माने जाते हैं और सिविल लॉ के सबसे बेहतरीन जज हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी आप अगर चले जाएं दूसरे नंबर के जो सीनियर जज हैं उस पर, वो कहते हैं कि जी नदीम अख्तर साहब चले, आप कहें जी कि हम उनको नहीं ला रहे, लेकिन अकील अब्बासी साहब को क्यों छोड़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं इरफान सादिक खान जो जज हैं, उन्होंने 7,551 केस कराची रजिस्ट्री में डिस्पोज ऑफ कर रखे हैं, 3206 केस सखर में, 769 हैदराबाद में और 277 लाड़काना में, टोटल 11,803 केसेस उन्होंने सुन रखे हैं और उनका फैसला दे रखा है जब से वो जज अपॉइंट हुए हैं 2009 से। फिर वो कहते हैं कि जी आप इससे आगे हैं जस्टिस अकील अब्बासी, इन्होंने 10,150 केस कराची रजिस्ट्री में, 3,020 केस सक्कर रजिस्ट्री में, 1,350 केस हैदराबाद रजिस्ट्री में और 502 केस लाड़काना रजिस्ट्री में, टोटल 15,022 मुकदमा डिस्पोज ऑफ कर रखे हैं जस्टिस अकील अब्बासी ने। उसके मुकाबले में वो कहते हैं कि जी आप जिन जस्टिस हसन रिजवी को लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने, यानी कि जस्टिस अकील अब्बासी ने 10,150 कराची रजिस्ट्री में, तो जस्टिस जो नामजद हैं जस्टिस हसन रिजवी, उन्होंने सिर्फ 5,684 केस कराची रजिस्ट्री में डिस्पोज ऑफ कर रखे हैं। सक्खर में 2,055, हैदराबाद में 2,294 और लाड़काना में 498, यानी कि 10,531 केसेस उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर रखे हैं। जबकि इसके मुकाबले में जस्टिस अकील अब्बासी के 15,000 से ज़्यादा केसेस बनते हैं, लेकिन आप 10,000 केसेस वाले जज को तो नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन 15,000 केसेस जिस जज ने डिसाइड कर रखे हैं उसको नामजद नहीं कर रहे। फिर वो कहते हैं कि जी शफी सिद्दीकी साहब का भी उन्होंने कहा कि जी कराची में 6,236, सक्खर में 2,055, हैदराबाद में 3,266 और लाड़काना में 1,518, यानी कि 13,000 केसेस नामजद कर रखे हैं। तो वो कहते हैं कि आप इरफान सादिक खान साहब को क्यों नहीं, जिन्होंने 11,000 केसेस, जस्टिस अकील अब्बासी ने 15,000 से ज़्यादा केसेस कर रखे हैं, आप इनको क्यों नहीं ला रहे। ये इतने काबिल जज हैं, इनको आप नामजद नहीं कर रहे, जबकि इनके मुकाबले में आप जूनियर जजेस को नामजद करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर कहते हैं कि वो बारी आई जस्टिस काजी फाइज ईसा की, और वहाँ पर फिर मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा भी। वो ये कहते हैं कि जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा कि जी आप चेयरमैन साहब मोहतरम चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, आप इस सुप्रीम कोर्ट को और इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। आप कैसे जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं उनको दोबारा नॉमिनेट कर सकते हैं। और अच्छा, हम ये बता दें कि जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एक चीज़ और जो उनके मिस कर गए, कि उन्होंने कहा मोअज़्ज़ज़ जज ने कि मैं तीनों जूनियर जजेस को, जस्टिस शाहिद वहीद को, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को और जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम को रिजेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने भी इन तीनों नामों को रिजेक्ट किया और सिर्फ जस्टिस अतर मिल्ला के नाम को वोट किया। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने इन में से एक नाम शफी सिद्दीकी साहब के नाम के हक में वोट नहीं किया, जबकि बाकी तीनों नामों को उन्होंने हक में वोट किया, यानी कि जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था जस्टिस अतर मिल्ला के बारे में, जो चीफ जस्टिस हैं, कि वो बड़े अच्छे काबिल जज हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के, तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स में वो सबसे सेकंड मोस्ट सीनियर जज बनते हैं, बहुत काबिल हैं।
और उनकी जजमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने साबित किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चला के कि वो बहुत अच्छे तरीके से अदालत चला सकते हैं। तो यकीनन उनके सुप्रीम कोर्ट आने से जो अदालत है उसका वकार बुलंद होगा और अदालत में एक वैल्यू एडिशन होगा उनका आना, और अदालत के काम में बेहतरी आएगी सुप्रीम कोर्ट के काम में। तो इसलिए मैं जस्टिस सिर्फ अतर मंडला के नाम को वोट कर रहा हूं कि उनका नाम अप्रूव किया जाए। तब जब जस्टिस कादी फाइजा की बारी आई तो उन्होंने जस्टिस को कहा कि आप डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का निज़ाम, और आप जिसे कहते हैं जो रिजेक्ट हो चुके नाम है आप वैसे ही उठा के ले आते हैं दोबारा से, और ये कैसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने वालिद का भी हवाला दिया कि मैं उनकी औलाद हूँ जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, और हम लोग ऐसे ही डिक्टेटरशिप और ऐसे निज़ाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पर अकरबा परवी हो और अपने लोग चेरी पिकिंग हो रही हो। इस पर कहते हैं कि शायद कोई मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल उन्होंने बड़ा माइंड किया और उन्होंने शायद कोई उनके वालिद के बारे में कुछ बात भी की जस्टिस काजी फाइजा के, वहाँ से कहते हैं कि तलखी बहुत बड़ी। और फिर कहते हैं कि उसके फिर आपको पता है आपने अदाकारा रेशम और एक फ़ारूक बंदयाल साहब का एक किस्सा तो सुन रखा है, वो केस भी आपने सारा सुन रखा है। तो फिर कहते हैं जवाब में काजी साहब ने फिर कुछ उस तरफ की गुफ्तगू की जो बड़ी फिर मामला तलखी में बदल गया। मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब का भी चेहरा लाल हो गया, बड़ी वहाँ पे फिर शदीद तलखी हुई, ज़रा ये बताते हैं। और उसके बाद फिर ये इजलास बड़े ही तल्ख नोट पे कंक्लूड हुआ, लेकिन उसमें फिर ये हो गया कि जो हुकूमत ने जो धोखा दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, जस्टिस मंसूर अली शाह को, वकला बरादरी को, अख्तर हुसैन साहब को, जो PMLN ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, जो अशतर उसाफ साहब ने, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो धोखा दिया, उसकी वजह से फिर मौजूद चीफ जस्टिस 3 जजेस जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनको भारत तमाम नामों ने इंडोर्स किया हुआ है, जबकि उसके अलावा जो 2 नाम जूनियर जजेस के थे जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद, इनको एलिवेट करने में कामयाब रहे हैं मौजूद जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब, और बाकी एक नाम जस्टिस शफी सदीकी को वो एलिवेट करवाने में कामयाब नहीं हो सके। और अब टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में 2 वैकेंसीज अभी भी वैकेंट हैं, जिनके ऊपर देखते हैं आने वाले दिनों में कब मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल नामजदगियाँ करते हैं, और उस पर फिर क्या जुडिशल कमीशन के इजलास में होगा हम बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग फिर अब इस दफ़ा अपने वोट कैसे बेचेगी। और जैसे कि सिरल अलमायदा अपनी ट्वीट्स में बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि अब जब नून ने अपने वोट बेच दिए हैं तो अब मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने की भी शायद पाकिस्तान में राह हमवार हो जाएगी, यही शायद डील होगी। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए।